चलो भैया, आज का क्लास चालू करेंगे हम लोग। पहला क्लास में हमने पूरा अनुसूची अनुसूची पूरा देखे थे इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है। उसमें कोई डाउट थोड़ी ना था किसी का? डाउट था सर उसमें। क्या? जैसे कि समवर्ती सूची में सर जेल को, जैसे कि समवर्ती सूची में जेल आना था, पर आप उसको राज्य वाले सूची में बताया। अच्छा, तो किसमें आएगा वो मेरे हिसाब से समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है, क्योंकि सेंट्रल केंद्रीय जेल होता है और जिला जेल होता है। ठीक है, अच्छा उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, जो लिखा है उसी को याद कर लेना, ठीक है। चलो, एक था जो याद रखिएगा, जिसको मैं होमवर्क दिया था उसको देख लेना। अनुसूची 8 के तहत में हमने 8 नई भाषा जुड़ी थी ये बोला था, ठीक है। इसका लिस्टिंग को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले याद रखिएगा 14 भाषा मूल में थी। 14 के बाद 15वां जो पहली बार जो जुड़ा था वो जुड़ा था 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1971 के तहत, ठीक है। कितनी भाषा जुड़ी थी? तो एक ही भाषा जुड़ी थी इस समय में। वो भाषा था 15वां नंबर का, भाषा का नाम था सिंधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 3 भाषा नई जुड़ी थी एक ही समय पे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। 3 भाषा थी। पहला था क्या बोलते हैं उसको, मणिपुरी। दूसरा था कोंकणी, ठीक है, और तीसरा था नेपाली। ये 3 भाषा को याद रखिएगा। उसके बाद में अगले बार 4 भाषा जुड़ी थी। वो जुड़ी थी आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। 3 में 4 भाषा एक साथ जुड़ी थी। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। ये 4 भाषा को याद कर लेना, ठीक है। आज का जो क्लास है विकट इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि संविधान की प्रस्तावना या किसी भी चीज की प्रस्तावना होता क्या है, ठीक है। प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। ध्यान रखिएगा, किसी भी कहानी या किसी भी पुस्तक का जो पहला चीज ये जानो कि सारांश, ठीक है। सारांश, कहानी का एक सारांश होता है ना, वही सारांश होता है प्रस्तावना। कि आगे पूरा कहानी लिखा क्या है, इसका रूपरेखा पहला पन्ना में लिखते हैं, ठीक है। तो संविधान का भी आगे पूरे 395 अनुच्छेद में लिखा क्या क्या है, ये पूरा कहानी को या पूरा चीजों को एक पन्ना में एक जगह लिख दिया गया है। यही है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना है क्या, तो इसको संविधान की आत्मा तक कहा गया है। किसने कहा है, क्या कहा है, देख लेंगे, लेकिन ये है क्या, संविधान की आत्मा तक कहा गया है। अब आर्टिकल 32 में मत जाना, अंबेडकर साहब ने जो बताया था, ठीक है। अभी फिलहाल इसको याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा तक कहा गया है इसको। यही संविधान की क्या है, मूल है। मूल है मतलब पूरा संविधान का मूल यही है, प्रस्तावना, ठीक है। तो इसको पहले समझ लीजिएगा। अब इससे कुछ आज की जो क्लास है प्रस्तावना, उसमें हम लोग कुछ चीजों को जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से आया, पहली बार इसकी भाषा कहाँ से ली गई ये देखेंगे। फिर अगले बार हम जाएंगे कि प्रस्तावना में लिखा क्या क्या है, प्रस्तावना में लिखा क्या क्या है ये जानेंगे। उसके बाद तीसरा चीज ये जानेंगे कि जो प्रस्तावना में कुछ चीजें विदेशी स्रोत से ली गई है, ठीक है, विदेशी स्रोत से, इसको देखेंगे। अंत में संविधान में कोई संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है ये जानेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं पहला क्लास। इसको ये, ठीक है। प्रस्तावना का सबसे पहला बात कोई पूछेगा कि प्रस्तावना का आधार क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रस्तावना का आधार क्या है, आखिर शुरुआत हुई कहां से थी, ठीक है। जो हमारा आज का जो प्रस्तावना है इसका आधार बना क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय संविधान सभा की बैठक हो रही थी
ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी उसमें एक डेट को याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बैठक का तारीख क्या है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, यही उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान भवन के द्वारा क्या कर ली गई थी? पारित कर ली गई थी। और यही आधार बनेगा क्या? प्रस्तावना का। जो उद्देशिका उस दिन लाया गया था इनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही थोड़ा बहुत संशोधन करके, उसके भाषाई को थोड़ा बहुत संशोधन करके आज हम क्या लाए हैं? प्रस्तावना लेके आए हैं। ठीक है, पहले चीज को ये पकड़ के रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा प्रस्तावना का आधार क्या था, तो अगला है कि ये जो प्रस्तावना का प्रेरणा मिला कहां से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में पहली बार जो प्रस्तावना को यूज किया गया था अपने संविधान में, वो था यूएसए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा विचार आया कहां से संविधान का? तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव से। प्रेरणा कहां से मिली कि प्रस्तावना हम लोग भी डालेंगे अपने संविधान में? वो था यूएसए। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने संविधान में अपने उद्देशिका ये प्रस्ताव को डाला था। उद्देश्य कौन सा है? यूएसए। तो क्या हमने यूएसए को कॉपी पेस्ट कर लिया? नहीं। संविधान के भाषा का उल्लेख या भाषा का प्रयोग कि हमारा संविधान कैसे कैसे लिखेगा, इसकी प्रेरणा मिलती हमें ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो संविधान में 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, विचार कहां से लाया गया? दूसरा, प्रेरणा कहां से मिला? और तीसरा, कौन जो हमारे संविधान की जो भाषा है वो किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, क्लियर है। अब लिखा क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। ये है आपका प्रस्तावना। ठीक है, संविधान का, ठीक, प्रस्तावना। इसमें लिखा है, पहला लाइन को याद रखिएगा, हम भारत के लोग। ठीक है, इसको देखो, इसको पढ़ा जा सकता है, याद करना पड़ता है। फाउंडेशन में मैंने पूरा याद करवाया था, टारगेट वाले क्लास है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस पे। इसके से जो चीजें सीख सकते हैं उसको पकड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इससे हमें 4 बातें पता चलता है। ठीक है, कितनी बातें? 4 बातें। इसमें फिर वापस आएंगे। वो 4 बातें कौन कौन सा है इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यह बात पता चलता है कि जो संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है, पूरे संविधान का स्रोत क्या है, आखिर ये संविधान हमने बनाया कहां से है। ठीक है, स्रोत, मेन आधार क्या है? तो याद रखना, भारत का जो मेन संविधान का जो मेन आधार है वो है भारत की जनता। यही अधिकार दिया है संविधान बनाने के। ठीक है, पहला बात याद रखना। ये ज्ञान मिलेगा कहां से आपको? तो ये मिलेगा आपको यहां पर से, हम भारत के लोग। हम भारत को कैसे बनाना चाहते हैं, ये बात प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है, यहीं से आपको अगला सेगमेंट बनेगा कि भारत को बनाना कैसे है। इसका मतलब भारत दिखेगा कैसे, या भारत होगा कैसे। इसका मतलब भारत की प्रकृति। तो पहला पॉइंट ये पता चला है हमें कि अधिकार किसने बनाया। ठीक, अगला, हम भारत को बनाना कैसे चाहते हैं, मतलब यह है कि हमारे राज्य की प्रकृति या भारत की प्रकृति क्या होगी। यही समझ में आएगा कि भारत की प्रकृति क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। और क्या बनाना चाहते हैं? समाजवादी। और क्या बनाना चाहते हैं? पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र और गणराज्य बनाएंगे। तो मतलब यह है कि हम लोग हम सब मिल के क्या बनाना चाहते हैं भारत को। पहला पॉइंट क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, समाजवाद। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। चौथा, लोकतंत्र। और पांचवा, गणतंत्र। ठीक है, इसका मतलब हम 5 चीज को मिला के एक भारत बनाना चाहते हैं। यही क्या है? भारत की प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति है। आगे बढ़ेंगे, तथा इसके समस्त नागरिकों को। इसका मतलब यह है कि हम यहां के सभी नागरिकों को क्या क्या देंगे। यही संविधान का क्या है? उद्देश्य है। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट, यहां पर रहने वाले लोगों को हम क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देंगे यहां, या संविधान हमें क्या देगा? सबसे पहले न्याय। ठीक है, हर प्रकार का न्याय। वो मेंशन भी किया है, क्या क्या? 3 प्रकार का। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। क्रम को बदलिएगा मत, क्रम से क्वेश्चन आता है। इसको ना स्टार्टिंग के समय पे जब मैं पढ़ता था तो इसको ऐसे याद करके याद किया था। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो सबसे पहले
भारत का उद्देश्य क्या है? न्याय देना। किस रूप में? 3 रूप में। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। इसके अलावा क्या देंगे? इसके अलावा देंगे हम स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहला विचार, विचार को अभिव्यक्त करना है, इसीलिए दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। हम कितने प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता देंगे? 5 प्रकार से। पहला अभिव्यक्ति या विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। क्रम को अरेंज करने के लिए कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा चीज देंगे हम क्षमता। समता, बात यह है कि समता मतलब होता है इक्विटी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम किसी को समानता नहीं, हम उसको समता देंगे। जो दबे कुचले हैं उसको भी उठाएंगे और जो अपने ठीक, तो याद रखना समानता कितने प्रकार से देंगे? तो 2 प्रकार से। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता देंगे। ओके, इसके अलावा चौथा चीज है वो है बंधुता। यह है बंधुता। ठीक है, हम बंधुता मतलब होता है भाईचारे की भावना, और इस तरीके से रहेंगे कि जिससे किसी को अहित ना हो, सभी कोई का, देश में जितने भी लोग रहते हैं उनसे सबके साथ ऐसा व्यवहार करना है जिससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता ना टूटे, राष्ट्र क्या हो? अखंड रहे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है? हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा था कि हम भारत को बनाना कैसे चाहते हैं, तो पहला लाइन में दिया है। ठीक है, उसके बाद संविधान, हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है? तो 4 चीज है। पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा क्या है? बंधुता। ठीक है, तो ये सब पॉइंट क्या बता रहा है? उद्देश्य का। तो पूछेगा प्रस्तावना से हमें क्या क्या पता चलता है? तो पहला चीज क्या है? अधिकार, दूसरा राष्ट्र की प्रकृति, तीसरा संविधान का उद्देश्य, चौथा अपनाए जाने की तिथि। कब अपनाया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को बना के रेडी किया था। तो प्रस्तावना को हमने शपथ के रूप में यूज किया था। ठीक है, वो तारीख कौन सा था? 26 नवंबर 1949। हिंदी के तिथि को याद करना पड़ता है। मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। इसको क्रम से याद करना पड़ता है। ठीक है, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, इस प्रकार से पूरा प्रस्तावना हमने आपको मोटा मोटी समझा दिया है। एक बार इसको बिल्कुल पढ़िएगा अपने स्तर पे जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अधिकार के स्रोत क्या है? ठीक है, तो हम भारत के लोग। राज्य की प्रकृति क्या है? संप्रभु बनाना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। क्या होता है सबको देखेंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल ये देखिएगा कि शब्द का यूज क्या क्या है। ये क्या है शब्द? भारत की क्या है? ये प्रकृति है। ये अगला शब्द क्या है? उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य 4 प्रकार का। उसके अलावा लागू करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949। जिसे पूर्णतः लागू कब किया गया है? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक पॉइंट को डिटेल करते हैं। स्रोत, ठीक है, स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। यही लोग क्या किए हैं? संविधान की ताकत है, मतलब संविधान को ताकत देते हैं। ये किस रूप में? कि नागरिकों का क्या है? ये वैधता है। कुल मिला के देखिए, संविधान अपनी शक्ति और वैधता सीधे भारत के नागरिकों के संकल्प से प्राप्त करता है। हमने ही बनाया है, हम ही क्या कर रहे हैं? इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, यही उद्देश्य है उसका। अगला है सरकार। सरकार की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो उसको चुनेगा कौन? जनता ही चुनती है। इसका मतलब क्या है? अल्टीमेट कौन है? हम ही हम हैं। यहां पर यही बोला है, सरकार के पास नहीं बल्कि सीधे किसके पास में होता है? जनता के हाथ में होता है। वो क्या चीज? सर्वोच्च शक्ति। क्यों? क्योंकि जो शक्ति बनाने वाले हैं उसको चुनेगा भी कौन? जनता ही चुनेगा। यही है अधिकार के स्रोत। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, वो है राज्य की प्रकृति। हमने वहां पर 5 शब्द देखा था। पहला शब्द क्या था? संप्रभु। ठीक है, मायने ये है कि संप्रभु का मतलब क्या? संप्रभु को इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन। ठीक है,
संप्रभु उसमें जो लिखा है उसको तो पढ़ ही लेंगे, समझिएगा बात कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। तो संप्रभु मतलब एक ऐसा राष्ट्र, ठीक है, जो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। भारत कब क्या करना चाहता है वो आंतरिक और बाह्य रूप से कुछ भी करना चाहता है, वो पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। अगर कोई राष्ट्र ऐसा कर पाता है, इसका मतलब वो राष्ट्र क्या है, संप्रभु है, अपना मालिक है। क्लियर है बात। तो क्या भारत बाहरी निर्णय या आंतरिक निर्णय लेने के लिए किसी विदेशी ताकत या विदेशी लोगों से या विदेशी देश से, कोई भी देश होगा उससे क्या पूछेगा क्या? नहीं। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो संप्रभु बनाना चाहते हैं। यही बात बताया गया है, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। क्लियर है बात, संप्रभु का मतलब। अगला पॉइंट इसमें लिखा है समाजवादी। समाजवादी में एक्चुअल में ना कई लोग को ये लगेगा कि सोशलिस्ट है। समाजवादी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सोशलिस्ट होता है। एक बार इंदिरा गांधी ने बोला था, ठीक है, इंदिरा गांधी का बात यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समाजवाद का जो सिंपल मीनिंग होता है, लोग जो समझते हैं, जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, या जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, वो क्या होगी, सरकारी होगी। मतलब यहां पर ना प्राइवेट सेक्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, अगर कोई राष्ट्र समाजवाद है तो। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला है कि हमारा संविधान हमारा खुद का है, हमारा समाजवाद हमारा खुद का है। हम यहां केवल सरकारी संस्था का उपयोग नहीं करेंगे, हम यहां सरकारी का भी उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम उसको निजी रूप में भी यूज करेंगे। मतलब हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी भी खुलेगी और क्या खुलेगी, सरकारी। इसका मतलब हम केवल पूर्णतः सरकारी नहीं है, हम क्या है, प्राइवेट और सरकारी का मिश्रित है। इसीलिए हमने कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाया है, मिश्रित। ठीक है, ठीक है। 1992 के बाद में जब हमारे यहाँ एलपीजी लागू हुआ था, 1991 के समय पे एलपीजी लागू हुआ था, उसके बाद हमारा झुकाव मिश्रित, मतलब ये सरकारी से ज्यादा किस में हो गया, प्राइवेट में हो गया, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हमारा समाजवाद क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। ठीक है, तो हम भारत कैसा बनाना चाहते हैं, तो सरकारी और मिश्रित, सरकारी और निजी दोनों को मिलाकर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, धर्म से भी, भारत में अलग अलग धर्म है। ठीक है, पहले हमारा शब्द धर्म निरपेक्ष था, फिर इसको संशोधन करके उसको पंथ निरपेक्ष बनाया गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष ना सकारात्मक, वो भी मतलब ये है यहां पर कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहां रहने वाले हर छोटे छोटे समुदाय लोगों का भी क्या होगा, सम्मान रहेगा। जो जैसे चाहते हैं वैसे रह सकते हैं। लेकिन भारत का क्या कोई धर्म है क्या, नहीं है। तो भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष है। और यही से आगे बढ़ेगा क्या, पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब धर्म के अंदर में जो अलग अलग छोटी छोटी जो पंथ होते हैं, जैसे कबीर पंथ, जैसे सतनाम पंथ, इनको भी क्या है, हमारे यहाँ मान्यता दी गई है। ठीक है, और इनके भी धर्म का या इनके भी जो परंपराएं हैं उसको हमेशा क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो हम भारत कैसा बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जब जनता, मतलब भारत में या किसी भी क्षेत्र में जनता ही शासन करे, ऐसी व्यवस्था क्या बोला जाता है, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, देखो समझिएगा बात, लोकतंत्र में दो प्रकार के होते हैं, शायद स्लाइड बना हुआ है। हाँ, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जहां जनता सीधा शासन करे। ठीक है, जब जनता सीधा शासन करे मतलब 10 लाख की आबादी है, वो 10 लाख लोग एक साथ मिलकर हर कानून बनाएंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके अंतर्गत कैसे कैसे बनाएंगे, तो जनमत संग्रह करवा लेंगे। चलो भैया किसी एक मुद्दे पे बताओ कितने लोग साथ देने वाले हो, वोटिंग करेंगे, वोटिंग हुआ, बन गया। ऐसी व्यवस्था क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, ये कहां लागू है, हम स्विट्जरलैंड जैसे देशों पे। लेकिन हमारे यहाँ यही व्यवस्था को अपनाना असंभव है, क्योंकि हमारी आबादी ही क्या है, बहुत ज्यादा है। अभी समझो 140 करोड़ आबादी है। अब हर मुद्दे के लिए 140 करोड़ लोग का बार बार वोटिंग कर पाओगे क्या, नहीं। इसलिए ये व्यवस्था स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब हमने अपनाया क्या, अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये है कि जनता क्या करेगा, प्रतिनिधि चुनेगा। ठीक है, और वो फैसला लेते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्लियर है, तो हमारी व्यवस्था कौन सी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यही बताया गया क्या यहां पर। ठीक है, अब बात यह है कि जो जनता जो प्रतिनिधि चुनेगा वो चुनेगा कैसे, कोई भी चुनेगा क्या, नहीं।
वयस्क मताधिकार के द्वारा। अभी वयस्क मताधिकार का आयु कितना है, मिनिमम आयु 18 वर्ष। तो 18 वर्ष जैसे ही पूरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देश में वोट देने का अधिकारी हो जाएगा और वही क्या करेगा, अपना प्रतिनिधि चुनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य को एक शब्द गणराज्य और एक है राजतंत्र। ठीक है, दो तरीके के शब्दों को एक साथ याद रखना। दो, देखो हमारे यहां समस्या था कि हमें अपनाए क्या, गण व्यवस्था अपनाए कि राज व्यवस्था अपनाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आजादी से पहले अंग्रेज लोग के शासन से पहले मान लेते हैं, और ठीक है राजाओं का शासन हमने देखा था। राजा वाले शासन को बोलते हैं राजतंत्र। ठीक है, समझना बात को, जिसमें क्या होगा, राजा शासन करता है और राजा के बाद में उसका बेटा शासन करेगा, वंशानुगत पैटर्न होता है। ऐसी व्यवस्था क्या बोलेंगे, राजशाही व्यवस्था। ठीक है, हमने राजशाही व्यवस्था को पूरी तरीके से दरकिनार किया और हमने क्या अपनाया, हमने बोला कि राजा तो हम बनाएंगे, राजा तो हम बनाएंगे, लेकिन राजा को हम राजा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, उसको राष्ट्रपति बोल देंगे, राज्यपाल बोल देंगे। ठीक, और साथ ही साथ ये वंशानुगत नहीं होगा, और वंशानुगत नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, एक नियत समय के लिए ही आएंगे। नियत समय मतलब ज्यादा 5 साल, उसके बाद राजा चेंज, नया राजा। ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं, गणतंत्र। जोजवा। ठीक, ध्यान रखिएगा, देश का प्रमुख क्या है, एक निश्चित समय के लिए, ये तो डायरेक्ट जनता चुने, ये जनता के प्रतिनिधि ही चुन ले। ठीक है, व्यक्ति ही क्या करेगा, शासन करेगा, और ये क्या करेगा, क्या नाम है इसके पास में, हाँ, किसी विशेष वर्ग के पास में ये मोनोपोली नहीं रहेगा, मतलब वंशानुगत नहीं रहेगा। भारत का कोई भी नागरिक जो उसकी योग्यता रखता है वो देश का राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई भी पद को धारण कर सकता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं, गणराज्य। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5 शब्दों के पूरे मीनिंग को समझ लिया था। यही क्या है, भारत का प्रकृति। आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य, जिसको हमने पहले जान चुके हैं। पहला क्या है, न्याय देना, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता, तीसरा समानता, और चौथा क्या है, बंधुता। क्षमता शब्द है वो। 3 प्रकार का न्याय व्यवस्था, SAR, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, 5वां उपासना। ठीक है, ये 5 प्रकार का। इसके अलावा बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले भाईचारे की भावना के साथ रहना है। यही क्या है, बंधुता है। ठीक है, ये हमने जान लिया था। अब समझिएगा, मूल संविधान में जो लिखा गया था उसे ना 42वां संविधान संशोधन के तहत में संशोधित किया गया। ठीक है, और उसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया। मूल संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नया शब्द जोड़ा। पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। याद करना पड़ता है। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार के समय पे 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। पहला शब्द समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया और एक जो आज का जो प्रस्तावना है वही रेडी हुआ है। ठीक है, क्या संविधान क्या बोलते हैं, प्रस्तावना में और इसके बाद संविधान संशोधन किया गया? बिल्कुल नहीं। केवल कितना बार हुआ है? एक बार। कब? 1976 में। ठीक है, संविधान संशोधन का नाम क्या है? 42वां। ओके, कितने शब्द जोड़े गए? 3। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। समाजवाद का मतलब हमने समझ लिया है कि हमने कौन सा किया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले समाजवाद को एक्सेप्ट किया है। पंथ निरपेक्ष को देख लिए थे। अखंडता मतलब सिंपल है, कोई भी ऐसे भाषा, ऐसे बोली या ऐसे एक्टिविटी ना करे जिससे क्या हो, देश की एकता डिस्टर्ब हो। ठीक है, देखिए एक ना विवाद है कि संविधान के जो जितने भी संविधान हैं, ठीक है, इसमें एक चीज लिखा गया है कि संविधान का भाग में ही संशोधन हो सकता है। मतलब संविधान में जो जो लिखा है उस पे ही संशोधन हो सकता है, लेकिन जो प्रस्तावना है वो किसी भाग या किसी अनुसूची का पार्ट नहीं है। वो
तो क्या उसमें संशोधन हो सकता है क्या? इस पे अलग अलग विवाद था। ठीक है, इस विवाद के लिए 3 विवाद को याद रखिएगा, कम से कम 2 को याद रखिएगा, 1960 वाला, 1973 वाला। 1960 में केस डाला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है, क्योंकि यदि भाग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, और यदि भाग है तो संशोधन संभव है। ठीक है, तो 1960 के बेरुवाड़ी जो मामला है, जिसमें केरल मतलब केरल में केस लाए थे, ठीक है, बेरुवाड़ी संघ का मामला था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है ही नहीं। तो जब प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं तो उसमें संशोधन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, इसी पे दोबारा फिर से केस डाला गया केशवानंद भारती के द्वारा। ठीक है, जिसे इतिहास में क्या याद किया जाता है? केशवानंद भारती मामला। उसमें ऐतिहासिक निर्णय ये लिया गया, बोला गया कि इसमें जो भाग नहीं है ये बोलना गलत है। ठीक है, पुराने निर्णय को बदली गई और ये माना गया कि संविधान का ये क्या है? अभिन्न अंग है। ठीक है, अभिन्न अंग है और यही क्या है? मूल ढांचे है। ठीक है, जिसे हम शुरू में पढ़े थे ना, संविधान का मूल माना गया है, वो यहीं से आया। और यह भी बोला गया चूंकि ये इसका भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए तो 3 शब्दों को डाला गया 1976 में। ठीक है, लेकिन यह भी बोला गया कि इसके मूल ढांचे पे कभी भी क्या नहीं किया सकता? संशोधन नहीं किया सकता। आप ऐसे कोशिश करेंगे कि संविधान और बेहतर हो, लेकिन उसके मूल ढांचे पे हस्तक्षेप आप नहीं करोगे। ठीक है, यही बात के आधार पे ही 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मतलब क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। केशवानंद भारती के द्वारा मामला में पता चला। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे संशोधन, देखो जो संविधान संशोधन है कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत। उसमें यह बताया गया है कि संविधान में प्रस्तावना तो कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? उसके मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्लियर था बात? ठीक है, ये स्लाइड जानबूझ के एक ठो बनाया गया ताकि आपको कॉपी वॉपी में लिखने की झंझट ना रहे। मोबाइल में देख लेना, टैब में देख लेना, जो जो आपके पास व्यवस्थाएं हैं, और लगे तो अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा संविधान। ठीक है, जिसका निष्कर्ष हम अगर निकालें तो प्रेरणा कहां से मिला है हमें? तो यूएसए से। ठीक है, भाषा का प्रेरणा कहां से मिला हमें? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो संविधान का जो अधिकार का स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग। लागू करने की तिथि 26 नवंबर 1949। संशोधन कितने बार हुआ है? 1 बार। कब हुआ है? 1976 में। ठीक है, संशोधन 42वां संविधान संशोधन। कितने शब्द जोड़ा गया है? तो 3 शब्द। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। क्लियर है? अच्छा, 3 शब्द नए जोड़े गए, वो लिखा है। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? SAR समाजवाद, सॉरी सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। क्लियर है? स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा क्या संविधान का भाग है कि नहीं है? हाँ है। किस मामले के तहत पता चला? केशवानंद भारती। ठीक है, लास्ट इसकी न्याय की स्थिति क्या है इसको समझना। ये वाला पॉइंट को मैं मिस कर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये गैर न्यायिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि उस पर कोई संशोधन होता है किसी मामले पे तो आप उसको कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, ये है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वही वाली बात है। लास्ट पॉइंट है आपका, वो है कि इसमें कुछ जो ऐसे शब्द हैं, कुछ शब्द हैं जो विदेशी से या विदेशी संविधान से हमने सीखा है, उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। 4 देशों का जिक्र आता है। कितने? 4 देशों का। ठीक है, पहला देश है यूएसए, दूसरा देश है फ्रांस, तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और चौथा देश है रूस। हमने 4 देशों से कुछ कुछ चीजों को उठाया है। क्वेश्चन इसको भी उठा सकता है। क्या क्या उठाया है देख लेते हैं। यूएसए के बारे में तो क्लियर है। ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिया है? विचार उठाया है। भाषा कहां से उठाया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार। तीसरा और चौथा को हमने नहीं देखा था। फ्रांस, फ्रांस से हमने 3 शब्द उठाया है। पहला है स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये किसका पाठ है? ये संविधान का उद्देश्य। 4 प्रकार के उद्देश्य थे ना, उसमें से 3 प्रकार के उद्देश्य, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों शब्द कहां से लाया है?
फ्रांस है। कई बार से पूछेगा फ्रांस की क्रांति के तहत हमने संविधान में कितने सारे शब्दों को जोड़ा है, तो 3 शब्दों को। कौन कौन सा? स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। कौन सा नहीं जुड़ा है उसमें? क्या बोलते हैं, न्याय। ठीक, न्याय शब्द नहीं है यहाँ पर, लेकिन 3 को आधार को मानिएगा। रूस से कौन सा लिए है? रूस की क्रांति से। तो ध्यान रखना, सामाजिक शब्द जो सोशल शब्द है ना, वो कहां से उठाया गया है? रूस से उठाया गया। और अगला शब्द क्या है? राजनीति। ये 2 शब्द हमने रूस से लिए है। क्लियर है? क्वेश्चन को पूछेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ये था आपका कीवर्ड। अमेरिका से क्या उठाया है? प्रस्तावना, जिसमें लिखा है क्या? हम भारत के लोग। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने भाषा को उठाया है। फ्रांस से हमने गणतांत्रिक व्यवस्था को पूरा अपनाया है। रूस से हमने न्याय का आदर्श, मतलब सामाजिक और ये राजनीतिक वाला जो व्यवस्था था उसको हमने लिया है। ये तो पूरा हो चुका है। तो ये था आपका पूरा संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।